हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, हम लोग पहला लेक्चर में पहला क्लास में हम लोग देखे थे। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किस रेखा पे गमन करती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश निर्वात में कैसे गमन करती है। उसके बाद दूसरा पार्ट में पढ़े, दूसरा लेक्चर में पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश जो परावर्तन होने के बाद क्या होता है, परावर्तन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद उसमें ही पढ़े थे प्रतिबिंब क्या होती है, परावर्तन कौन क्या होता है, अपवर्तन कौन क्या होता है, इन सबों के बारे में उसमें पढ़े थे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और इसमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में हम लोग करते हैं और क्यों करते हैं। पहला है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ में होता है। तो देखो, हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के कान, नाक, गला को देखने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सोलर कुकर, उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सर्च लाइट, इसमें भी अवतल दर्पण का, टॉर्च, लैंप इत्यादि, इस सब में क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, या क्यों किया जाता है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और धूल के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे कैसा बनेगा, बड़ा बनता है और साथ साथ क्या काल्पनिक बनता है और सीधा भी बनता है। और मुख्य अक्ष से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही, यानी कि मुख्य अक्ष से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई शेविंग करवा रहा है, अगर वहाँ पे सपोज मान लो अगर थोड़ा सा प्रतिबिंब, यानी कि उसका शक्ल टेढ़ा और दिखेगा तो काटने कुछ कट जाए कुछ तो दिक्कत होगी। और अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसीलिए हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। परावर्तन के बाद क्या था, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है प्रकाश किरणों को, परावर्तन के फोकस पर जमा हो जाती है, इस कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों क्या करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरणें को फोकस के बीच से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। कहने के बाद जब प्रकाश की किरणें फोकस से भेजेंगे तो क्या वो बिल्कुल सीधा जगह प्रधान अक्ष कैसा होता है, बिल्कुल सीधा समांतर रेखा होती है प्रधान अक्ष की, उसका फोकस दूरी क्या सीधा समांतर निकलेगी। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइटों में करते हैं। सपोज अगर मान लो लाइट सीधा चलने के बजाय वो टेढ़ा भाग जाएगा तो क्या हम लोग गाड़ी सही चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजते हैं तभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इस गुण के कारण ही क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, जो गाँव घर में लगाया जाता है, रोडों पे लगाए तो स्ट्रीट लाइट, उसी को स्ट्रीट बोलते हैं। जो गलियों सब में लगाए जाते हैं, जो रोड के साइड लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट लाइट।
गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, कहता है गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, गाड़ी में जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? जो आप लोग देखे होंगे, जो साइड में जो पीछा देखने के लिए शीशा लगाते हैं गाड़ी में, उसमें उत्तल दर्पण रहता है। आखिर उसमें उत्तल दर्पण क्यों रहता है? कहता उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब सीधा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और पीछे देखेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा दिखना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, ये बड़ा दिखना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए। तो इसीलिए उसमें हम लोग यानी गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? ये आपका मस्ट क्वेश्चन। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी क्या है? देखिए, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषी की आवश्यकता होती है, जिन्हें चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार सभी ग्रुप में मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और आगे है कि प्रधान अक्ष उसके ऊपर धनात्मक माना जाता है और प्रधान अक्ष के नीचे जो है ऋणात्मक माना जाता है। चिन्ह परिपाटी क्या, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिन्हें चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। कहने का मतलब जब सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा, धनात्मक होता है, और आपतित किरण के विपरीत उल्टा दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के ऊपर जो होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर हम लोग क्या मानेंगे, प्रधान अक्ष के ऊपर हम लोग धनात्मक मानेंगे और प्रधान अक्ष के नीचे हम लोग क्या मानेंगे, ऋणात्मक माना जाता है। इसीलिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं और जरूरत हुई है। अगला है गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है। कहते गोलीय दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह अवतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है, इसका अर्थ है कि वो अवतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना है, इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब के पीछे एक बड़ा अवतल दर्पण होगा। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा तो कौन सा कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण, तीनों दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श किए हुए कैसे करते हैं। कहता है कि तीन दर्पण है, अवतल दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए और समतल। इस तीनों को बिना छुए हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। मेज पर रखे हुए तीन दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर पता चलता है कि जिसका पार्श्व सतह धसा हो, यानी इसका जो सतह है धसा है वह अवतल दर्पण कहलाएगा। जिसका पार्श्व सतह उभरा हुआ यानी उभर खावर, उसका क्या कहेंगे हम, उत्तल कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह समतल होगा वह दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु को लाया जाता है और नीचे नजदीक और दूर करके प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा व छोटा दोनों बनता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखो तीनों बढ़िया है, तीनों एक बार देखिए। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा व छोटा दोनों बनता है वो कौन कहलाएगा, अवतल दर्पण। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा बनेगा, वो कौन कहलाएगा, उत्तल दर्पण। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है
वह समतल, नाम से लग रहा है समतल यानी कि बराबर बनता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ रख दिया जाए कि वह जलने लगे, यह घटना क्यों और कैसे होती है, इसके कारण लिखना है। देखो, फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है, यानी फोकस अगर एक कोई भी दर्पण कोई भी लेंस लेते हैं, अगर एक जगह फोकस पड़ती है तो हीट होने के बाद क्या होने जाती है, वो जलने लगती है। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, एक बिंदु बोले ना, एक जगह जमा हो जाती है तथा वो फोकस से गुजरती है, इसीलिए कागज जलने लगती है। एक जगह अगर प्रॉपर बिंदु प्रॉपर लाइट एक जगह पड़ेगा, इसीलिए वो कागज जलने लगती है। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब का 4 गुण क्या है, यानी कि गोलीय दर्पण का 4 प्रतिबिंब में 4 गुण क्या क्या है, उसके बारे में लिखना है। इसका अर्थ यह है कि अवतल दर्पण पहला कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब के पीछे है वो बड़ा है, कौन होगा, अवतल दर्पण होगा। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है तो कौन कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण के सामने कागज रख दिया जाए तो जलने लगता है। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अब देख लिए हम लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल कहाँ होता है और गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। इन सभी दर्पणों के बारे में हम पढ़े हैं और अगला क्लास में इससे आगे क्लास होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। अच्छा नहीं लगा है वो भी कमेंट कीजिए, बढ़िया लगा वो भी कमेंट कीजिए, और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं और आप लोग क्या भी सब्जेक्ट शुरू नहीं हुई है बताइए। आप लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और फ्री PDF के लिए कमेंट कीजिए, नंबर से कॉल कीजिए। फ्री PDF मिलेगा आपको 6 to 10 के लिए। स्पेशल 10वीं क्लास के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उसके लिए बोल रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, आपको सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के चैनल में भेज करके सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, टेक केयर। इसी तरह आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।